ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बड़ी जीत दर्ज कर तहलका मचा दिया है। एआईएमआईएम की जीत कई मामलों में बेहद महत्वपूर्ण है। एआईएमआईएम की जीत ने महाराष्ट्र में कांग्रेस, एसपी और एनसीपी की टेंशन भी बढ़ा दी है। इस बीच ओवैसी की पार्टी की 22 साल की पार्षद सहर शेख के बयान से महाराष्ट्र में नया भूचाल आ गया है। मुंब्रा से पार्षद का चुनाव जीती सहर शेख ने विरोधियों पर तंज कसा है और कहा है कि मुंब्रा को पूरी तरह से हरे रंग में रंग देंगे। अपने भाषण में सहर ने कहा कि अगले 5 सालों में मुंब्रा के हर उम्मीदवार एआईएमआईएम से होंगे। मुंब्रा को पूरी तरह से ग्रीन रंग में रंगना है। ग्रीन एआईएमआईएम के झंडे का रंग है। सहर ने दावा किया कि वोटरों ने पैसे, ताकत और साजिशों को नकार दिया है और पतंग पर भरोसा जताया है। सहर शेख के स्लोगन में पेंट मुंब्रा ग्रीन पर विवाद शुरू हो गया है। उनका भाषण सोशल मीडिया पर वायरल है और लोग बयान के अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं। हालांकि विवाद के बाद उन्होंने सफाई दी और कहा कि हरे रंग से उनका मतलब एआईएमआईएम से है, जिसका रंग हरा है। अगर पार्टी का कलर भगवा होता तो वो भगवा कहती। हालांकि उनके बयान पर शिवसेना के प्रवक्ता संजय निरुपम ने पलटवार किया है। मेरे पार्टी का झंडा हरा है। अगर मेरे पार्टी का झंडा भगवा होता तो मैं ये बोलती कि भगवा करून टाकून बट वो नहीं था, ऑरेंज कलर का अनफॉर्चुनेटली नहीं है। एमआईएम का झंडा ग्रीन कलर का है तो ग्रीन कलर है तो ग्रीन बोला जाएगा। अब इसको उनकी पार्टी से ये जो भी चीजें आ रही है, आप देखो, अच्छाई जब उभर के आती है ना तो उसकी टांग खींचने के लिए पीछे लोग लग जाते हैं। तो अब 3 दिन भी नहीं हुआ इलेक्शन जीतकर और इन्होंने धार्मिक राजनीति का गेम चालू कर दिया है। इस तरह की धमकी दी कि पूरे मुंब्रा को हरा कर देंगे। यह अपने आप में एक चुनौती है और चुनौती के साथ साथ जिन्होंने हरा करने की धमकी दी उनको बता देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में लगभग 1000 वर्षों तक मुस्लिम शासकों का राज रहा है। जब वो हिंदुस्तान को हरा नहीं कर पाए और हिंदुस्तान की हिंदू पहचान सुरक्षित रही, तो आप तो अभी मुंब्रा के एकदम छोटे से चट्टे बट्टे टाइप के लोग हैं। इस प्रकार की चुनौती मत दीजिए, वरना आपके लिए अगले चुनाव में खड़ा होना भी मुश्किल हो जाएगा। 22 साल की सहर शेख ने 12,900 से ज़्यादा वोटों से जीत दर्ज की है और सबसे युवा पार्षद बनी है। इससे पहले ओवैसी का बुर्के वाली मेयर बयान पर भी जमकर हंगामा मचा था। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र में एआईएमआईएम ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, उससे विरोधियों के कान खड़े हो गए हैं। महाराष्ट्र में ओवैसी का हरा झंडा क्यों बुलंद हुआ है और सहर शेख के बयान के क्या मायने हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे निकाय चुनाव में एआईएमआईएम ने एनसीपी, शरद, एसपी समेत कई पार्टियों को पीछे छोड़ दिया है। 29 नगर महापालिकाओं में कुल 2,869 पार्षद सीटें हैं, जिसमें बीजेपी ने कुल 1420 सीट पर जीत दर्ज की। शिवसेना के खाते में 375 और शिवसेना उद्धव पार्टी के खाते में 175 सीटें आईं। एनसीपी को 160 और कांग्रेस को 329 सीटें मिली। ओवैसी की एआईएमआईएम ने 126 पर जीत दर्ज की, जबकि शरद पवार की एनसीपी सिर्फ 40 सीटों पर सिमट गई। ओवैसी को संभानगर में सबसे ज़्यादा 33, मालेगांव में 21 और अमरावती में 12 सीटों पर जीत मिली। इसके अलावा धुले में 10 और शोलापुर में 8 सीटें जीती। 2017 के निकाय चुनाव में जहां उन्हें सिर्फ 56 वार्डों पर जीत मिली थी, वहीं इस बार 126 पर जीत मिली है। ओवैसी के बढ़ते प्रभाव ने कांग्रेस और एनसीपी को टेंशन में डाल दिया है, क्योंकि वो अभी तक खुद को मुस्लिम वोटर्स का ठेकेदार समझती रही है। ठाणे में एनसीपी शरद अपना खाता भी नहीं खोल पाई। ओवैसी ने उनका पूरा खेल बिगाड़ दिया। हालांकि कांग्रेस अभी भी ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताने में जुटी है, जबकि शिवसेना कह रही है कि मुस्लिम इलाकों में जांच होनी चाहिए। यह आने वाले दिनों में पूरे महाराष्ट्र के लिए खतरा है। जो लोग चुन के आए हैं वो कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, इसके निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जांच होनी चाहिए, ताकि वो अपने नए पद और नई ताकत का दुरुपयोग दंगा भड़काने और बम विस्फोट की प्लानिंग करने में न कर पाए। मुसलमानों को इस तरह से ये करना, फिर मुसलमान हिंदू तनाव बढ़ जाएगा और उसका फायदा बीजेपी को होगा। इसलिए बीजेपी की बी टीम ही इस तरह का काम करती है।
ठाणे में एआईएमआईएम पार्षद शहर शेख ने एनसीपी शरद पर कटाक्ष किया और कहा कि मुंब्रा में नोटा को एनसीपी से ज़्यादा वोट मिले हैं। अब सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र के लोगों ने कांग्रेस और एनसीपी की बजाय एआईएमआईएम को नया विकल्प मान लिया है? ओवैसी की पार्टी पर लोगों का भरोसा क्यों बढ़ा है? आइए इसकी वजह समझते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में कांग्रेस लगातार कमजोर हो रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने निकाय चुनाव से दूरी बनाए रखी। पार्टी की कोई मजबूत रणनीति समझ में नहीं आई। दूसरी तरफ एनसीपी के टूटने और शरद पवार के कमजोर होने की वजह से मुस्लिम वोटर्स कंफ्यूज हैं। अजीत पवार की एनसीपी बीजेपी के साथ सरकार में है, लिहाजा उनसे मुस्लिम वोटर्स ने दूरी बना रखी है। ऐसे में तेलंगाना से निकलकर ओवैसी ने महाराष्ट्र में अपनी ताकत झोंकी और नई राह तलाश रहे मुस्लिम नेताओं को मौका दे दिया। मुंब्रा से चुनाव जीती शहर शेख के पिता यूनुस शेख भी एनसीपी शरद गुट के बड़े नेता हैं, लेकिन पार्टी ने शहर का टिकट काटा तो ओवैसी की पार्टी से चुनाव लड़ी और बड़ी जीत दर्ज कर सबको चौंका दिया। बीएमसी की बात करें तो 2017 के चुनाव में ओवैसी की पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी, जबकि इस बार 8 वार्डों पर उसे जीत मिली है। ये रुझान बताते हैं कि मुंबई के मुस्लिम बाहुल्य इलाके में ओवैसी चेहरा बनते जा रहे हैं। मुंबई में बढ़ती मुस्लिम आबादी ने भी हिंदुत्ववादी पार्टियों को टेंशन में डाल दिया है। बीएमसी चुनाव के दौरान डेमोग्राफी का मुद्दा गर्म रहा। प्रचार के दौरान ओवैसी ने बुर्के वाली मेयर का बयान दिया तो सियासत और ज़्यादा गर्म हो गई थी। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। हम नहीं रहेंगे, शायद हम जमीन में जाकर हमारी हड्डियां भी घुल जाएंगी, मगर देखना एक दिन वो दिन आएगा। अरे याद रखो, ओवैसी की बात, ये हर दल को अपने दल का प्रचार करने का अधिकार है, पर कुछ दल यहां रह करके पाकिस्तान की जयकारा करें, कुछ लोग यहां रह करके पाकिस्तान जिंदा, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जीतने के बाद फटाके फोड़े, और वो लोग अगर ओवैसी को वोट दे तो ये देश के लिए खतरे की घंटा है। इस पर हम सभी दलों को मिलकर के हमें सोचना होगा कि इस प्रकार की ताकतें अगर बढ़ी जो पाकिस्तान की जयकारा करने वाली है, तो हमें कहीं ना कहीं मिलकर के इसे रोकना होगा। महाराष्ट्र में ओवैसी की पार्टी का बढ़ता प्रभाव कांग्रेस और एनसीपी के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि मुंबई समेत कई शहरों में मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में आ चुके हैं। आइए मुंबई की मुस्लिम आबादी पर भी नज़र डाल लेते हैं। मुंबई में सबसे ज़्यादा आबादी मराठियों की है, जो 25 से 30% है। इसके अलावा उत्तर भारतीय करीब 22 से 25% है। फिर मुस्लिमों का नंबर आता है जो 20 से 21% है। इसके बाद गुजराती और मारवाड़ी आबादी 17% के आसपास है। दावा है कि मुंबई की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, हिंदुओं की आबादी गिर रही है जबकि मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि 1961 में मुंबई में 88% हिंदू थे, जबकि 2011 में ये आंकड़ा 66% रह गया। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2051 तक मुंबई में हिंदू आबादी 51% ही रह जाएगी, जबकि मुस्लिम आबादी 30% से ज़्यादा हो जाएगी। पूरे महाराष्ट्र में मुस्लिम आबादी करीब 12% है। मालेगांव में मुस्लिम आबादी 78% तक है। औरंगाबाद, भिवंडी समेत कई अन्य जिलों में बड़ी संख्या में मुस्लिम हैं। आज़ादी के बाद से अभी तक मुस्लिम वोटर कांग्रेस के साथ खड़ा रहा, फिर एनसीपी की तरफ शिफ्ट हुआ, लेकिन अब महाराष्ट्र के मुस्लिम वोटर्स का पैटर्न बदल गया है। इसी वजह से एआईएमआईएम पार्षद शहर शेख का हरा रंग वाला बयान सुर्खियों में है और चौतरफा सियासत गर्म है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं। मेरे साथ रमनीश वत्स साहब हैं जो कि नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और मेरे साथ इमरान सोलंकी हैं जो कि नेता हैं एआईएमआईएम के। दोनों को 60-60 सेकेंड का वक्त मिलेगा अपनी बात को कहने के लिए। आप प्लीज़ अपने समय सीमा में अपनी बात को पूरा करिए, ज़्यादा बेहतर होगा। रमनीश जी, हरे रंग वाले बयान को कैसे देखते हैं? क्या कह रही है शहर शेख इस बयान को देकर? मुझे लगता है सबसे पहली बात है कि दीपक जी कहीं से भी उचित नहीं लगता है, क्योंकि हमारा देश जो है सेक्युलर कंट्री है
और ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से ही प्रतीत होता है कि मात्र ये मुस्लिमों की राग अलापते रहते हैं। सबसे पहली बात है कि आप 12 करोड़ की आबादी महाराष्ट्र में है, उसमें आप यदि हरे रंग को करना चाहते हैं, पूरे मुंब्रा को, पूरे मुंबई को, पूरे महाराष्ट्र को यदि आप निजाम मुस्तफ़ा और शरिया कानून और आप मुस्लिम का रंग यदि देना चाहते हैं, मुझे लगता है ये कहीं से भी उचित नहीं है। और ओवैसी, जब आप जय फिलिस्तीन के नारे लगाते हैं और पाकिस्तान के जब जयकारे आपके सामने लगते हैं तो आपकी चुप्पी देखी जाती है और भारत माता की जय से आपको परहेज हो जाता है, वंदे मातरम से परहेज हो जाता है। तो आप मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ओवैसी जी, आप बंद करिए नाटक, और ये कम से कम भारत में रह करके आप कब तक पाकिस्तान परस्ती वाली सोच आप रखते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि एआईएम अब तक महाराष्ट्र में सीमित इलाकों में, खासकर मराठवाड़ा के कुछ शहरी क्षेत्रों में तक ही प्रभाव दिखा पाई है। और मुझे लगता है कि राज्यव्यापी जनाधार ग्रामीण नेटवर्क और बहुसंख्यक समाज में स्वीकार्यता उनके पास नहीं है। कितना भी राग अलापते रहें ओवैसी की पार्टी एआईएम, मुझे लगता है इससे कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ की जो आम जनता है, खास करके मुस्लिम में भी मुस्लिम जो खास करके जो कट्टरपंथी मुस्लिम है, भले ही आपके तरफ वो झुकाव रखते हों और आपको वोट करते होंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी ऐसी भी आबादी है मुस्लिम जो सबका साथ और सबके विकास के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जाना चाहती है। और आपके ये इस तरह के जो भड़कावे बयान जो आपकी पार्टी के नेता, आपके प्रवक्ता या कोई भी देते हो, मुझे लगता है उसके साथ कहीं से भी जाने वाली नहीं है। आप इस बात को कान खोल करके हो गए, आपके 60 सेकंड हो गए रमनीश जी, आप लगातार बोले जा रहे हैं। इमरान सोलंकी जी बताइए, वो साफ कह रहे हैं कि आप क्या निजाम मुस्तफा लाना चाहते हैं? तो दीपक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अब हमारे भाई की बात है, भाई पढ़कर नहीं आते। आप मुझे एक बात बताइए, सार शेख ने जो बात बयान दिया, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमारी पार्टी का झंडा का कलर हरा है। हमारा भगवा होता हम भगवा बोलते, हरा हरा बोल रहे, ब्लू होता ब्लू बोलते। और दूसरी अहम बात जब उन्होंने उसके बाद अब हमारे जो बीजेपी के हमारे भाई है, ये एक बात बोल रहे हैं कि पाकिस्तान है, हमेशा पाकिस्तान हमारे जूती की नोक पे है। सर, असद साहब के ऊपर जब बयान दिया गया, जब वो मंच में बोला चुप्पी रखते हैं, तो आपको याद करना चाहिए जब देश का डेलीगेशन, देश की जरूरत पड़ी हिंदुस्तान को, हमारे भारत को, हिंदुस्तान मुसलमानों की विदेश में पाकिस्तान का बुराई करने, पाकिस्तान को मुर्दाबाद बोलने के लिए, तो सबसे पहला शख्स का नाम था बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। आज भी वो 10 साल पहले भी इसके लिए कंडेम कीजिए, पाकिस्तान में आकर उसका पाकिस्तान के अंदर जाकर डिबेट में उनको हराया। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में आपने पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि असद साहब किस तरीके से कंडेम किया, और सिर्फ वो यूरोप देश में नहीं, वो मुसलमान देश में, सऊदी अरब में, रियाद में, यूएई में, कतर में, ओमान में। तो ये सर आप निकालिए जहनियत में अंदर से, हिंदुस्तान के मुसलमान मोहताज नहीं आपकी बात की, आपके सर्टिफिकेट की। हिंदुस्तान के मुसलमान देशभक्त हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, ये सोच सर बदलिए। और जो हरा रंग की बात कर रहे हैं, और सर दीपक भाई एक बात, ठीक है रमनीश वत्स जी, बात तो सही है, इन्होंने हरा रंग कहा कि हमारे झंडे का रंग है, भगवा होता तो भगवा बोलते। और ये भी बात सही है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब भेजा गया तो उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद खुलकर बोला और जोर जोर से बोला। इन्होंने कहा जिन्होंने ये बयान दिया था हरे रंग के ऊपर, उन्होंने ये भी कहा कि अनफॉर्चुनेटली हमारा रंग जो है भगवा नहीं है। तो आपको यदि भगवा प्रेम है, भगवा से प्रेम लगता है, तो आप भगवा रंग लीजिए। आप अपने झंडे को हरा से भगवा कर लीजिए। उन्होंने अनफॉर्चुनेटली ये कहा, दुर्भाग्य से ये शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था। तो मैं कहता हूं कि बार बार, और सबसे बड़ी बात है, महाराष्ट्र जो है छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। यहाँ सबको साथ लेकर चलने की परंपरा है। जो नेता समाज को धर्म या पहचान के नाम पर बांटने की राजनीति करेगा, उसे महाराष्ट्र कभी राजा नहीं मानेगा। और शिवाजी महाराज की सेना में हर वर्ग, हर समुदाय के लोग थे। महाराष्ट्र ने हमेशा समावेशी नेतृत्व को स्वीकार किया है, न कि उकसावे की राजनीति। और इनके नेता, पहली बार ऐसा नहीं है, उकसावे की राजनीति इनके भाई ने नहीं किया था। ओवैसी के भाई ने भी तो किया था, अकबरुद्दीन ओवैसी ने, जब कहा था 5 मिनट के लिए पुलिस को बिठा दो, उसके बाद हम दिखा 15 मिनट रमनीश भाई, 15 मिनट, गलत मत कोट करिए। राजाकारों वाली पार्टी आप क्या दिखाएंगे? आप बांटने की तो हमेशा परंपरा रही है। आप तो निजाम वाली पार्टी है, हैदराबाद के निजाम रजाकारों वाली पार्टी है ना भाई। असदुद्दीन ओवैसी किसकी पार्टी है? मुस्लिम लीग की पार्टी है।
ओवैसी की पार्टी नहीं, किसकी नहीं, है? गलत, गलत। रजाकारों वाली पार्टी आप है सर जो थम्स अप हमेशा है, से सर, बांटने थम्स की अप है। राजनीति की आप है। लोग पढ़कर नहीं आते। आप पूरा महाराष्ट्र जीतेंगे कह रहे हैं, लेकिन यह सच है ना कि महाराष्ट्र आपको सिर्फ भाषण देने का मंच देता है, सत्ता देने का भरोसा नहीं आपको दे सकता। ठीक है। यह इमरान राज्य विकास सोलंकी और जी, संस्कृति और इमरान राष्ट्र सोलंकी को जी, वोट देता है। देगा। डर और इमरान भ्रम सोलंकी फैलाने जी। वाले को नहीं देगा ये। मैं मानता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा, पाकिस्तान की उन्होंने आलोचना की जब वो विदेश गए भारत के डेलीगेशन में, लेकिन मैं आपसे चाहता हूं इमरान सोलंकी आज भारत माता की जय और वंदे मातरम बोल दे। सर भारत माता की जय, वंदे मातरम, हमें संविधान इजाजत नहीं देता, हम नहीं बोलेंगे। वंदे मातरम। हमारा खुद का मुझे संविधान वंदे इजाजत नहीं, मातरम। एक मिनट सर एक वंदे अरे मातरम। साहब भारत वंदे माता की जय तो मातरम। बोल दीजिए। सर सुनिए, मैं सब- नहीं बोलूंगा। तो क्या करेंगे आप? बोलिए। जय फिलिस्तीन मैं बोलेंगे वंदे आप? मातरम नहीं बोलता हूँ, नहीं जय आप- फिलिस्तीन मैं नहीं बोलेंगे लगाया, आप? क्या करेंगे आप? सदन के जय फिलिस्तीन बोलेंगे। लगाएंगे। सर अटल बिहारी जय फिलिस्तीन का नारा फलस्तीन लगाएंगे। अच्छा, संविधान में लिखा है जय फिलिस्तीन बोलना। अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में हाँ। हमने फलस्तीन का स्टैम्प बनाया था, आपको पता होना चाहिए आपकी पार्टी ने। अरे जय अटल फिलिस्तीन बिहारी बोलना वाजपेयी के दौर संविधान में लिखा है फलस्तीन क्या? का स्टैम्प बना था। इमरान सोलंकी जी, जय हिंदुस्तान फिलिस्तीन बोलना जिंदाबाद संविधान में लिखा है बोलूंगा, क्या? बोलूंगा। सर अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट ने स्टैम्प बनाया था फलस्तीन के लिए, पोस्टल अरे, स्टैम्प। स्टैम्प बनाया होगा ना, संविधान में लिखा है क्या जय फिलिस्तीन बोला जाए पार्लियामेंट पे? क्या बुरी बात है? ना ना ना, एक हमारा मिनट, स्टैंड- इमरान सोलंकी जी, हमारा स्टैंड- इमरान सोलंकी जी, मेरे हमारा सवाल का स्टैंड जवाब जी, दीजिए, दीपक साहब। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या जय फिलिस्तीन बोला जाए? आप कह रहे हैं कि आप भारत माता की जय और वंदे मातरम इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि संविधान में नहीं लिखा है। क्या जय फिलिस्तीन बोलना संविधान में लिखा है? बताइए, जवाब दीजिए। डेमोक्रेटिक राइट है सर मेरा डेमोक्रेटिक, और जहां तक जय फिलिस्तीन की बात, हम फिलिस्तीन के नारा लगाते नहीं, रहेंगे। जय फिलिस्तीन संविधान में लिखा है क्या? जय फिलिस्तीन संविधान में लिखा है क्या? संविधान इजाजत देता हमें। आपको हमारी देश की पॉलिसी चेंज करना पड़ेगा। ना हमारा ना देश ना, हमेशा फिलिस्तीन पे खड़ा रहा आपने है। कहा संविधान में नहीं लिखा है। बिल्कुल। हमारी देश की पॉलिसी भारत माता की जय बोलना भी है, वंदे मातरम भी बोलना है। आपने कहा मैं इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि संविधान में नहीं लिखा। जय फिलिस्तीन बोलना क्या संविधान में लिखा है? बताइए, जय फिलिस्तीन बोलना संविधान में लिखा है क्या? सुनिए, संविधान, अब बोले, मैं फिर बोलूंगा, बोल दिया। संविधान मुझे इजाजत देता है, मैं क्या करूं, क्या बोलूं, नहीं बोलूं। संविधान में ये नहीं बोल सकता। मैं अपना डेमोक्रेटिक राइट कर रहा हूं। मैं जय फिलिस्तीन नहीं, मैं जय फिलिस्तीन बोलूंगा। मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोल दूंगा। ठीक है, अब हो गया ना, अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया। मैं जैन बोल सकता हूँ सर। आर्टिकल 14, 15, 16, 19, 25, 26 ये सारे हैं। मुझे कुछ बोलना ही नहीं भाई, आप खुद मान चुके हैं कि जय फिलिस्तीन बोलना हमारे संविधान में नहीं लिखा है। जय फिलिस्तीन बोलना थोड़ी लिखा है हमारे संविधान में। वैसे भारत माता की जय बोला जाए ये भी नहीं लिखा। रमनीश वत्स जी क्या कहेंगे? वो कह रहे भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। फलस्तीन के साथ में खड़ा रहा। दीपक जी, हम भारत में हम रहते हैं, हम भारत की जयकार नहीं लगाएंगे, भारत माता की जयकार नहीं लगाएंगे तो किसकी? आपने कहा कि संविधान में ये लिखा नहीं है। मैं कहता हूं कि संविधान में ये क्यों नहीं लिखा है, और संविधान में लिखा होना चाहिए। संविधान में तो ये भी नहीं लिखा है कि जय फिलिस्तीन के नारे लगाने चाहिए। नहीं, ये बताइए, जय फिलिस्तीन के नारे लगाने के लिए संविधान ने आपको बाधित नहीं किया था? आपको बाधित कहीं से नहीं किया था। जो पार्टी आज तक महाराष्ट्र की राजनीति के हाशिए से बाहर नहीं निकली, वह पूरा महाराष्ट्र जीतेंगे कहकर जनता को खुद को बहला रही है। खुद को बहलाने के लिए, हमारी फॉरेन, खुद को बहलाने अरे के आपको लिए देश की पॉलिसी पता नहीं है कि देश की पॉलिसी में भारत माता की जय बोला जाता है? फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं आप। देश की पॉलिसी क्या है ये बताइए ना। देश की पॉलिसी में तो वंदे मातरम और भारत माता की जय बोला जाता है। अंसारी साहब, सोलंकी साहब बोलिए, आप बोलिए, मैं खड़ा रहूंगा आपके। रविंदर, दीपक साहब आप बोलिए, रविंदर साहब बोलिए, मैं बगल में बाजू में खड़ा रहूंगा। मैं नहीं बोलता, मैं नहीं बोलूंगा। चलिए ठीक है, जिंदाबाद नारा बोलूंगा। चलिए ठीक है, हम यहीं पे रुकते हैं, हम यहीं पे रुकते हैं। आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया। आप थोप नहीं सकते मेरे ऊपर। आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया। कौन किसके साथ जय खड़ा है? हिंद, हिंदुस्तान कुछ लोग जय जिंदाबाद, फिलिस्तीन के तकबीर साथ वंदे खड़े हैं, मातरम, कुछ लोग जय भारत श्री राम। माता की जय और तकबीर वंदे अल्लाह मातरम अकबर। के साथ खड़े हैं। जय श्री कौन राम। कितना देशभक्त है इसका फैसला तकबीर लोग कर अल्लाह सकते अकबर। हैं, स्वतंत्र है वो इसका फैसला करने में।